हेलो जीनियर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो हमारा जो नीट का क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें हम आज चौथा दिन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने इन 4 दिनों में ऑलरेडी 3 पार्ट देख चुके हैं, जिसमें हम पहले में सॉल्यूशन डिस्कस किए थे और अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं कंप्लीट, जिसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा। तुम लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। इसी तरह और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्यार देने की कोशिश करिएगा और हमारे वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा, समझा गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और डिस्कस करते हैं सारे पॉइंट्स। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा, एक चीज हम आपको बता दें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो हमने कहीं ना कहीं नर्व सेल इक्वेशन की बात की थी। किसकी? नर्व सेल इक्वेशंस की बात की थी, जिसको हम नर्व इक्वेशंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अच्छा, नर्व सेल इक्वेशन क्या होती है, क्यों दी जाती है? ये हमें मेनली जो है रिलेशन बताती है। क्या बताती है? हमें बताती है रिलेशन बिटवीन, ठीक है, किसके किसके बीच में? सेल पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, किसके बीच में? एक सेल पोटेंशियल के बारे में बताती है और दूसरा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा, इसको स्टैंडर्ड क्यों कहा जाता है? इसको केवल जो है ई ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए। किसके लिए? एक स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए। अच्छा, वो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन क्या होती है आपकी? 1 मोल होती है। ठीक, टेम्परेचर आपका रखा जाता है 298 केल्विन। उसके बाद तीसरी चीज क्या फॉलो होनी चाहिए? जो आपका प्रेशर है वो होना चाहिए 1 atm। तो जब इस कंडीशन में किसी भी सेल का जो है पोटेंशियल मेजर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक, अच्छा, इसी चीज का रिलेशन बताती है। मतलब सेल पोटेंशियल तो आप कभी भी निकाल सकते हैं किसी भी कंडीशन में, लेकिन जो ई नॉट ऑफ सेल है वो केवल इसी कंडीशन में निकाला जाएगा जब कंसंट्रेशन होगा आपका 1 मोल और आपका टेम्परेचर होगा 298 केल्विन और आपका प्रेशर होगा 1 atm। मतलब इस कंडीशन में जो पोटेंशियल मेजर किया जाएगा उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। समझ में आ गया? गुड, वेरी गुड। ओके, अब दूसरी चीज जो नर्व इक्वेशन होती है, जो हमने नर्व इक्वेशन देखी हुई थी। अच्छा, नर्व इक्वेशन, ठीक, उसमें होता है ई ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, ठीक, माइनस, ठीक है, यहां पर क्या था? RT अपॉन NF, ठीक है, उसके बाद लॉग, ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, किसकी? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। क्या है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, इसको थोड़ा मॉडिफाई और कर लेते हैं। ई ऑफ द सेल अच्छा बेटा, जब यहां पर लॉग केवल लॉग ई की बेसिस लिखा हो, ठीक है, और अगर इसको चेंज करना हो आपको किसमें? लॉग की बेसिस 10 में चेंज करना हो तो आपको मल्टीप्लाई किया जाता है किसका? 2.303 का। इसी प्रकार यहां पर क्या आ जाएगा? 2.303 RT अपॉन NF, ठीक है, लॉग की बेसिस क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक, ओके। अब ये जो चीज लिखी है ये सारे कांस्टेंट टर्म है। क्या है ये? क्या है? कांस्टेंट टर्म। अगर हम टेम्परेचर को भी कांस्टेंट लें, टेम्परेचर को भी क्या लें? कांस्टेंट लें,
और गैस कांस्टेंट ये होता है, आर तो कांस्टेंट होता ही है ऑलरेडी, और एफ भी क्या है, फैराडे कांस्टेंट है। तो सारी कांस्टेंट वैल्यू हो गई। हमने अगर टेम्परेचर को क्या ले लें, हम कांस्टेंट ले लें, टेम्परेचर को क्या ले लें हम, कांस्टेंट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो चारों होते हैं ये सब क्या हो गए, कांस्टेंट टर्म हो गए, क्या हो गए, कांस्टेंट टर्म। तो इस कारण से अब जो हमारी जो नर्व्स इक्वेशन है वो कैसे मॉडिफाई होती है, देखिए ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं, कितना 2.303 इंटू आर इंटू टी अपॉन एफ, तो हमारी वैल्यू आती है आपकी 0.059। इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है, माइनस 0.059 अपॉन एन। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एन क्या है, एन बराबर जो आपका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक। तो किसी भी रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होंगे वही हमारी किसकी, एन की वैल्यू होगी, किसकी, एन की वैल्यू। अब यहाँ पर लिख लो लॉग की बेसिस 10 और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। समझ में आ गया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक। अच्छा ये अब मॉडिफाई हो कि ये भी हमारी क्या आ गई, ये भी हमारी आ गई नर्व्स इक्वेशन। क्या आ गई, नर्व्स इक्वेशन। हमेशा न्यूमेरिकल में यही फॉर्मूला ज़्यादा यूज होगा, किसमें, जब भी न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने के लिए देगा नर्व्स इक्वेशन पे, तो हमेशा यही फॉर्मूला ज़्यादातर यूज होगा मेरे हिसाब से। लेकिन आपको नीट के हिसाब से आपको सारे फॉर्मूले याद कर लेने चाहिए, ठीक है, सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला याद रहा तो ये फॉर्मूला निकाल लेंगे आप, समझ में आ गया है ना, वेरी गुड, ठीक, इतना हो गया। अच्छा एक चीज और होती है, अच्छा Q बराबर भी होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। Q बराबर भी क्या होता है आपका, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अच्छा कैसे कंसंट्रेशन लिखेंगे ये भी हम बता दे रहे हैं, एक सेकंड रुकिए। ठीक, अच्छा ओके ओके ओके। जैसे कि सपोज दैट ये कोई रिएक्शन है, सपोज दैट यहाँ पर Zn लिखा है और ये टूट रहा है Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये कोई रिएक्शन, ठीक। अच्छा अब ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, हमें पहले क्या होगा, Zn+2 की कंसंट्रेशन रखनी है ऊपर, और नीचे क्या रखना है, R की जगह क्या है, Zn की कंसंट्रेशन, ठीक है। इस प्रकार से हमें प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखी जाती है। जैसे कि सपोज और अच्छे से समझेंगे तो ये रिएक्शन है A+B बराबर, ठीक है, C+D। तो इसके लिए Q कैसे लिखते थे, तो Q बराबर हो जाता था प्रोडक्ट में कौन कौन है, ये C भी प्रोडक्ट में आता है और D भी प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर C की कंसंट्रेशन, ठीक है, इनटू D की कंसंट्रेशन और अपॉन A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया जाता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि आपको केवल पूरा मास नहीं लेना है इसका, केवल एक्टिव मास लेना है। क्या लेना है, एक्टिव मास या एक्टिव कंसंट्रेशन ही ली जाती है। जब भी ये स्क्वायर ब्रैकेट दिखे तो आपको समझ जाना है कि वहां पर उसकी कौन सी एक्टिव वैल्यू ली गई है, क्या ली गई है, एक्टिव। तो जैसे अगर हम कंसंट्रेशन के टर्म में लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, हम एक्टिव कंसंट्रेशन ले रहे हैं उसकी, समझ में आ गया। अच्छा इस प्रकार से क्यू लिखना आ गया। अच्छा सेम ऐसे ही के क्यू भी लिखा जाता है, जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, समझ में आ गया। और इसको हम दूसरे टाइप में कैसे लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सिंबल जो होता है के क्यू, इस तरह से लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं यही रिएक्शन है, अगर इसका हमें क्या लिखना है, के क्यू लिखना है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। तो ध्यान रखिएगा
Q जो है, अगर कोई रिएक्शन, ठीक है, अगर कोई रिएक्शन सपोज दैट वो क्या नहीं है, इक्विलिब्रियम में नहीं है, तब भी उसका Q लिखा जा सकता है। तब भी आप Q बराबर लिख सकते हैं आप C एक्टिव मास ऑफ C एक्टिव मास ऑफ D अपॉन एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ B। मतलब Q रिएक्शन कोई इक्विलिब्रियम में हो चाहे ना हो, आप Q उसका लिख सकते हैं। लेकिन KQ जो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे कि नाम से ही आपको पता चला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी लिखा जाएगा जब कोई रिएक्शन किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी, तब जाके उसका जो है आप KQ लिख सकते हैं। समझ में आ गया। तो इसका KQ भी सेम वैसे ही होगा Q की जैसा ही, C, ठीक है, D अपॉन क्या हो जाएगा, A और B। समझ में आ गया। तो कहने के KQ बराबर और Q सेम लिखा जाता है, लेकिन बस दोनों में अंतर यही होता है कि जो आपका Q होता है वो कि रिएक्शन की किसी भी टाइम पे लिख सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में हो चाहे ना हो, लेकिन K की वैल्यू हम तभी लिख सकते हैं जब कोई रिएक्शन क्या होगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी। समझ में आ गया, गुड। तो अब कहीं ना कहीं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ये क्या होता है, Q होता है। तो कहीं ना कहीं हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, E ऑफ सेल बराबर क्या हो जाएगा, E नॉट ऑफ सेल, ठीक है, माइनस 0.059 अपॉन n log 10 की बेसिस क्या हो जाएगा, Q। ठीक है, कहीं ना कहीं हमने कहां से पुट किया ये Q, यहां से, देखते जाइए यहां से पुट किया। Q बराबर होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम इसकी जगह हम Q भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की क्या है, इक्वल है एक दूसरे के, इसलिए हमने ये जो है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की जगह क्या लिख दिया, Q लिख दिया। अच्छा एक चीज और बताएं, इस Q की जगह आप K इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हैं। कब, जब रिएक्शन किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। जब कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है तो उसका Q इक्वल हो जाता है K इक्विलिब्रियम के, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है उसका Q। Q को हम क्या कहते हैं, रिएक्सेंट क्यूशिएंट। Q को क्या कहते हैं, रिएक्शन क्यूशिएंट। तो हम कहीं ना कहीं Q और K कब इक्वल होते हैं, जब कोई भी रिएक्शन किस में होगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, तब Q इक्वल हो जाता है K इक्विलिब्रियम के। और इस प्रकार से हम यहाँ पर Q की जगह K इक्विलिब्रियम भी रख सकते हैं। समझ में आ गया, वेरी गुड। और आजकल तो भैया एग्जाम खत्म हो गए, खूब अय्यासी चल रही होगी कुछ बच्चों की तो कि भैया बहुत बड़ा पहाड़ निकल गया, अब क्या करते हैं, इतने दिनों पढ़ाई की है, अब थोड़ा अय्यासी कर ले, थोड़ा घूम फिर ले, समर वेकेशन एंजॉय कर ले। तो मैं उनको कह देना चाहता हूँ, बेटा यही वो समय है जब आप नेक्स्ट सीढ़ी के लिए प्रेरित हो रहे होते हैं। समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई अपनी बंद मत करो, क्योंकि एक बार रूटीन टूटता है तो रूटीन टूटता चला जाता है, फिर उसको दोबारा बनाना और बहुत सारा समय फिर से गंवाना, इससे अच्छा है कि अपना जो पढ़ाई का रूटीन जो बनाए थे अभी पेपरों के टाइम पे, वही पढ़ाई का रूटीन बनाते रहो, अच्छा रहेगा। क्योंकि नीट जैसा एग्ज़ाम ऐसे नहीं मिल जाएगा आपको, रातें खोनी पड़ेंगी तब जाके नीट क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो हर चीज़ कुर्बानी मांगती है। क्या मांगती है, कुर्बानी। तो कहीं ना कहीं जब तक नीट में सिलेक्शन ना हो जाए तब तक अपनी कुछ आदतों को बदल लो, जैसे कि मुफ्त में अपना समय बेकार करना, ज़्यादा से ज़्यादा समय किसके साथ बिताओ, किताबों के साथ, पढ़ाई के साथ। समझ में आ गया, ज़्यादा से ज़्यादा समय किस पे बिताओ, किताबों में और पढ़ाई में, तभी जाके नीट में सिलेक्शन हो पाएगा। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, वो है क्या है, गिब्स एनर्जी। क्या है, गिब्स एनर्जी। अच्छा, गिब्स एनर्जी क्या होती है? अच्छा, गिब्स एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्शन में चेंजमेंट आता है, रिएक्शन के दौरान कोई भी रिएक्शन या तो एनर्जी गेन करेगी या लॉस करेगी। समझ में आ गया, क्योंकि समझ में आ गया जब भी कोई रिएक्शन होती है तो कहीं ना कहीं उसके लिए एनर्जी का खेल तो होगा ही होगा, क्योंकि जब रिएक्शन होती है तो पार्टिकल आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, तभी जाके कुछ चेंजमेंट आता है रिएक्शन में। समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं अगर उनके बीच में फ्रैक्शन स्टार्ट होगा तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी में भी
चेंज आएगी। तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी में चेंज आ रहा है वही हमारी क्या होगी, गिब्स एनर्जी हो जाती है। क्या हो जाती है, गिब्स एनर्जी हो जाती है। और गिब्स एनर्जी को, चेंज इन गिब्स एनर्जी को डेल्टा जी से लिखा जाता है। किससे, डेल्टा जी। ये क्या है, चेंज इन गिब्स एनर्जी। इसको क्या कहते हैं, चेंज इन गिब्स एनर्जी। समझ में आ गया, ये क्या है, चेंज इन गिब्स एनर्जी। समझ में आ गया क्या है ये, चेंज इन गिब्स एनर्जी। और ये फॉर्मूला होता है इक्वल टू एन, माइनस जरूर लगा देना, एन ई ऑफ सेल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल, ठीक है, इनटू एफ। ठीक है, क्या होता है, जी बराबर क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस एन ई ऑफ सेल इनटू एफ। ठीक है, ये क्या है, गिब्स एनर्जी। क्या है ये, गिब्स एनर्जी। समझ में आ गया। अच्छा, गिब्स एनर्जी निकालना गया। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि सपोज दैट एक न्यूमेरिकल मैं अब बताने वाला हूँ अभी, जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है, इससे मिलता जुलता बहस को। तो कहीं ना कहीं आप ये मत सोचिए कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन का मेथड वही लगेगा। जो मैं मेथड बताऊंगा आपकी, अगर पेपर में गिब्स एनर्जी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सेम वही मेथड से आएगा, वही करना होगा आपको। बस क्या करते हैं बच्चे, वैल्यू देखकर, या कुछ बच्चे रट के चले जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ में आ गया, तो कंफ्यूज नहीं होना है कहीं ना कहीं। समझ में आ गया, गुड। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको मिटा दें, ओके मिटा दे रहे हैं। when reaction of NaOH with water and standard potential of equations is 0.0059. Find Gibbs free energy change in reactions if Q is equal to 10। ठीक, ये मान लो पूरा क्वेश्चन है। तो कहने के इसमें देखो, when reaction of NaOH with water and standard potential of equation is E naught of cell is equal to 0.0059. Find Gibbs free energy change in reaction if Q is equal to 10। तो क्या क्या दे रखा है हमें एक तो E naught of cell दे रखा है। क्या दे रखा है, E naught of cell कितना दिया गया, 0.0059। ठीक है, और आपका रिएक्शन क्यूशिएंट कितना दिया रखा है, 10 दे रखा है। हमें क्या निकालना है, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, चेंज इन गिब्स एनर्जी। अभी फॉर्मूला पढ़ाया मैंने, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। ठीक है, ये होता है। अच्छा, सबसे पहले हमें ई ऑफ सेल निकालना होगा। क्या निकालना होगा, ई ऑफ सेल निकालना होगा। अच्छा, ई ऑफ सेल कैसे निकालेंगे, देखो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा नॉस इक्वेशन। क्या लगानी पड़ेगी, नॉस इक्वेशन। ई सेल इक्वल टू क्या बताया था मैंने, ई नॉट ऑफ सेल माइनस
क्या हो जाएगा 0.059 अपॉन n, ठीक है, log 10 की बेसिस कितना दिया गया Q 10 दिया गया। ठीक, समझ में आ गया। अच्छा, तो अब देखो क्या हो जाएगा, E ऑफ सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, देखो कहीं ना कहीं सोडियम की रिएक्शन NaOH की रिएक्शन हो रही, तो इसके ऊपर प्लस इसको माइनस, तो कहीं ना कहीं एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। कितना होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज Na प्लस ही आ सकता है, कभी आप Na2 प्लस नहीं देखेंगे। तो जब भी ये लॉस करेगा एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसलिए आपको पहले से समझना होगा कि कहीं ना कहीं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज जाननी बहुत जरूरी है, समझ में आ गया। अच्छा, ई नॉट ऑफ सेल कितना दिया गया आपको, ई नॉट ऑफ सेल दिया गया आपको 0.0059, ठीक है, माइनस, अच्छा यहाँ पर n कितना है 0.059, ठीक है, अच्छा इसको 059 है, ठीक, इनटू log 10 की बेसिस 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, log 10 की वैल्यू, log 10 की बेसिस 10 इक्वल टू होता है 1, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, ठीक, यहाँ पर भी n की वैल्यू 1, तो मल्टीप्लाई कहोगे तो 1 ही आ जाएगा, समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस करो, यहाँ पर कितना करो, माइनस करो, तो कहने के इसको माइनस कर दो यहाँ पर, ये देखो 0.0059 अपॉन 0.059, ये माइनस होगा, 9 आएगा, ये 15 है, 6 आएगा, 9 बचा, 4 आएगा, उल्टा कर गए हम, इससे माइनस होगा 0.0590, ठीक है, 0.0059, ठीक है, 1 आएगा, ठीक है, 8 बचा, 3 आएगा, उसके बाद कितना आ जाएगा 4 आएगा, और 0 से 0.0 इतना आएगा माइनस का, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बड़ी छोटी यूनिट में से बड़ी यूनिट घटा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ई ऑफ द सेल क्या आ जाएगा, ई ऑफ द सेल आ जाएगा माइनस का, देखो 0.0431 हमारा ई ऑफ द सेल निकल आया। क्या निकला है, ई ऑफ द सेल निकला है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें कुछ और निकालना ही नहीं, ठीक, अब क्या करना है, सिंपली आप वैल्यू पुट कर देनी फॉर्मूले में, आपको जी की वैल्यू मिल जाएगी। क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू मिल जाएगी, समझ में आ गया। अच्छा, डेल्टा जी बराबर क्या होता है -1, ठीक है, एन की वैल्यू 1 इंटू फेराडे 96500 इंटू ये कितना आया था 0 माइनस का 0.0431, क्या आ गया था 431 आया था। डेल्टा जी बराबर क्या आ जाएगा, ठीक, ये माइनस से माइनस कैंसल, प्लस हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेना, क्या 96500 इंटू 0.0431, इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपका आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया। तो इस तरह से करना है ये सेल, ठीक है। और गिब्स एनर्जी में अधिकतर फॉर्मूले वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर पूछता है, गिब्स एनर्जी के ऊपर न्यूमेरिकल जरूर पूछेगा। न्यूमेरिकल आपको 2 जगह 3 जगह से आ सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, पहला नॉइस इक्वेशन, दूसरा गिब्स फ्री एनर्जी, तीसरा आपको आ सकता है कोहेलेस लॉ से। कहाँ, कोहेलेस लॉ से, ठीक, इस तरह से। अब उसके बाद एक चीज और बताना चाहते हैं हम, गिब्स एनर्जी तो हो ही गया। अच्छा, सपोज दैट एक और चीज मैंने बताई, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालना हो तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, तो थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंजमेंट हो जाता है, -n इंटू एफ इंटू यहाँ पर हमें ई नॉट ऑफ सेल, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेना है, ठीक है, ऑफ सेल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालना है, क्या निकालना है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है क्या हो जाएगा, तो फिर आपको ई नॉट ऑफ सेल लेना पड़ेगा। ई नॉट क्या है,
ई नॉट ऑफ सेल क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। समझ में आ गया? अगर स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालोगे तो यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ सेल लेना पड़ेगा, बस इतना ही। इधर माइनस से चेंज है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप सबको, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं एंजॉय के साथ पढ़िए, केमिस्ट्री बहुत सरल है। क्या है? केमिस्ट्री बहुत सरल है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस कि भैया जो तुम पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं उसका रिवाइज जरूर करते रहो, क्योंकि केमिस्ट्री भूलती बहुत जल्दी है। तो जो भी पढ़ो, जो भी समझो, उसको कहीं ना कहीं लिख लो और लिखने के बाद उसको 2-3 दिन में रिवाइज करते रहो, देखते रहो केवल नजरों से, तो याद रहेगा। अगर आपने उसको भूल गया तो केमिस्ट्री फिर आपको भूल जाएगी, है ना। अगर आप उसे भूलोगे तो वो तुम्हें भूल जाएगी। ये बात लाइफ में भी सच होती है ना, होती है कि नहीं? हाँ, कई लोग समझ गए होंगे कि सर इशारा कर रहे हैं। सर का इशारा कहीं नहीं है बेटा, सर का इशारा केवल केमिस्ट्री में ही है कि केमिस्ट्री अगर रिवाइज नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री सफ़ा हो जाती है। क्या हो जाती है? सफ़ा हो जाती है। समझ में आ गया? अब हमें पढ़ना है कंडक्टिविटी के बारे में, तो उससे पहले एक और फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। ये देखो, अच्छा ये फॉर्मूला तो आप सबने पढ़ा होगा, R बराबर रो L अपॉन A, ठीक, समझ में आ गया। अच्छा, कंडक्टेंस बराबर क्या होता है? ये क्या होता है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस बराबर आपको पता बताओ, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ R। अच्छा, कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है? रो बराबर क्या होता है? 1, ठीक है, क्या होता है? 1 अपॉन R, ठीक है। अगर इसमें से हम रो बराबर निकालें तो क्या आ जाएगा? रो बराबर निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा? आर ए अपॉन एल। क्या हो जाएगा? आर ए। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला जो होता है, मोलर कंडक्टिविटी, वो होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। सी क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में आपको अधिकतर सी बराबर क्या लेनी है? मोलरिटी लेनी है। क्या लेनी है? मोलरिटी। अच्छा, मोलैलिटी भी ले सकते हैं, लेकिन मोलैलिटी वाला क्वेश्चन आपके में आएगा नहीं कभी ना, अभी तक आया है, इसलिए आप सी बराबर क्या रहे हैं? मोलरिटी ही लिखें। समझ में आ गया? समझ में आएगा तो क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी बराबर क्या हो जाएगा? कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। सी क्या है? मोलरिटी। क्या है? मोलरिटी। यह कंसंट्रेशन टर्म है। क्या है? कंसंट्रेशन टर्म। तो इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, एक बात याद रखो कि यहाँ पर जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कंडक्टेंस, वो कंसंट्रेशन के जस्ट क्या है? इनवर्सली है। क्या है? इनवर्स है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन कहाँ की होगी? डिक्रीज होगी। अगर मोलरिटी घटेगी तो कंसंट्रेशन क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। समझ में आ गया? अच्छा, इतना समझ लो बस, ठीक, ओके, गुड। अब उसके बाद एक जो ग्राफ निकल के आता है, अब हमें क्या बताना है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि हम अगर किसी सोल्यूशन को डिल्यूट करते जाएं, क्या करते जाएं? डाइल्यूट करते जाएं, तो इतना डाइल्यूट करते जाएं कि उसकी कंडक्टिविटी क्या हो? मिनिमम हो जाए। क्या हो जाए? मिनिमम, की उससे कम हो ही नहीं सकती। तो उसको हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। समझ में आ गया? अच्छा, एक ग्राफ है, कैसे खींचते इसके बीच में, समझ में? अच्छा, यहाँ पर ले लो कंसंट्रेशन और यहाँ पर ले लो क्या? कंडक्टिविटी, ठीक। अगर सपोज दैट यहाँ पर है कोई भी सोल्यूशन है, सपोज दैट किसी NaOH का सोल्यूशन ले रहे हैं, किसके? NaOH। अच्छा, NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की खासियत क्या होती है? वो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं? कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंप्लीटली क्या हो जाते हैं? कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में।
इन आयंस में। तो क्या हो जाता है, जो हमारे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, उन्हीं को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो कहने कि अगर इसके आयन 100% डिसोसिएट हो गए, तो कहने कि अगर सपोज एट हम कंसंट्रेशन घटाते रहे, अगर हम क्या करें कंसंट्रेशन घटाएंगे तो क्या करेगा, कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। पहले ही मैं बता चुका हूं, देखो यहाँ पर देखो क्या था, कंडक्टिविटी बराबर क्या था, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। तो कहीं ना कहीं मैं क्या करता कि अगर कंसंट्रेशन क्या करोगे घटाओगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जैसे सपोज एट यहाँ तक कंसंट्रेशन, इससे घटाते घटाते हम ले आए, तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, ये क्या करेगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज। मान लो उसने यहाँ कट की, तो ये क्या हो गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो गया, जहाँ पर कट करती है। समझ में आ गया, वो क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, दिक्कत ये आ रही थी कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं उनकी तो हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली, क्योंकि हमें पता है कि उनके आयंस कितने कंप्लीटली 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, तो हमें संख्या पहले से पता होती है, हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे, क्या होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब उनका कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं होता। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब नॉट डिसोसिएट इन आयंस कंप्लीटली, मतलब इनका डिसोसिएशन नहीं होता कंप्लीटली, ठीक है। इसलिए क्या कहलाते हैं ये वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, एग्जांपल के तौर पे आप लिख लो, ठीक है। जैसे कि आपका CH3COOH लिख लिया, तो अगर तुम आयंस में घोलोगे, किसी भी सॉल्यूशन में डालोगे, तो ये कंप्लीटली जो है आपको CH3COO- प्लस जो है H में नहीं टूटेगा, मतलब कंप्लीटली इसका डिसोसिएशन नहीं होगा। तो कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो कहीं ना कहीं इस यहां पर जब हमको पता ही नहीं होगा कि भैया कि इसका डिसोसिएशन कितना हो रहा है या कितने % हुआ है, तो हम उसकी जो है मिनिमम मोलर कंडक्टिविटी भी नहीं बता सकते, या हम उसकी लिमिटिंग जो है कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं बता सकते, क्योंकि उसका आयंस का जो कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है या कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। तो फिर इसके लिए लॉ दिया गया, किसने, कोयलॉस ने एक लॉ दिया था इसकी, क्या करें, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो उन्होंने क्या कहा कि आप एक काम करिए, आप डायरेक्टली उसको फाइंड निकालिए, लेकिन अगर आप टोटल आयंस के हिसाब से अगर निकालेंगे, क्या कहेंगे, और अगर उसको सपोज दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लें हम, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। मान लो हमने CH3COOH के लिए निकाला, ठीक है, इसके लिए निकाल लें, तो क्या करें, पॉजिटिव आयन जो होंगे, क्या होंगे, पॉजिटिव आयन, उनकी कंडक्टिविटी लिख लें, ठीक है, प्लस जो नेगेटिव आयन है, क्या है, नेगेटिव आयन है, ठीक है, उनकी भी क्या लिख लो, उनकी भी कंडक्टिविटी लिख लो। तो इस प्रकार से हमें टोटल जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी, किसकी, CH3, इसको डाल लो हमने, ये किसकी निकाली है, CH3COO आयन, एक ये आयंस देगा और दूसरा क्या देगा, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव वाला लिखना है, चलो ठीक है, पॉजिटिव वाला H+ लिख लेते हैं, और यहाँ पर लिख लो CH3COO-, यही आयंस बनेंगे। क्या करेंगे, ये किसके आयंस हैं, CH3COOH के आयंस हैं ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव आयन को भी उसकी कंडक्टिविटी अलग निकाल लो और पॉजिटिव आयन की कंडक्टिविटी अलग से निकाल लो, और दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। ये किसके लिए फॉर्मूला है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी
फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, क्या करना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। इस प्रकार से आप जो है, ये किसका लॉ है, कोहेलेस लॉ कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, कोहेलेस लॉ कहते हैं। समझ में आ गया। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन, बहुत हलवा क्वेश्चन होते हैं इसके, बहुत हलवा। सिंपली आपको केवल ऐड करना होता है, बस एडिशन आता है तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। क्या कर ले जाओगे, कर ले जाओगे। समझ में आ गया। अच्छा देखो देखो, सपोज दैट क्वेश्चन में आपको, ठीक है, क्वेश्चन में आपको CH3COONA की आपको क्या दी गई, कंसंट्रेशन दी गई। ये मान लो 0.453। ठीक, उसके बाद एक और आपको दी रखी है, क्या, आपको मान लो NaCl की भी दे रखी है। ठीक है, ठीक है, या हम कहें चलो NaCl की, उसकी दी गई है 2.303 दी गई है। ठीक, और दूसरा क्या दे रखी है आपको, आपको एक और इसको भी दे रखी है, HCl की भी, किसकी दे रखी है, HCl की भी दे रखी है। ठीक, किसकी दे रखी है, HCl की भी 4.303। ठीक, अब आपसे पूछा है कि CH3COOH की कंसंट्रेशन या इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। ठीक है, किसकी, इसकी, ये पूछा है आपको। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, ये जो है ये किस में टूटेगा, CH3COO माइनस और Na प्लस, NaCl ये किस में, N प्लस और Cl माइनस, ये पे H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, अच्छा क्या कर दें हम, ऐसा कि दोनों निकल आए, तो कहीं ना कहीं क्या करो, CH3COONA, ठीक है, माइनस और प्लस। ठीक, इनको भी जोड़ दो और किसको जोड़ दो, HCl को, HCl की कंसंट्रेशन को भी जोड़ दो, HCl को जोड़ दो, और किसकी माइनस कर दो, इससे माइनस कर दो, NaCl से माइनस कर दो NaCl। अच्छा, ऐसा क्यों किया, देखो देखो, अगर आपको इसकी रिएक्शन आप करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा आपको, क्या क्या बनेगा, एक तो ये Na है, ये माइनस और ये प्लस, तो ये प्लस है, ये किसको लेके भागेगा, इसको लेके क्या बनाएगा, NaCl। ठीक है, ये H है, ये माइनस है, ये किसकी तरफ भागेगा, इसकी तरफ, क्या बनाएगा, देखो अगर हम CH3COONA प्लस रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, ठीक है, तो ये क्या बनाता है हमें, ये तो बनाएगा एक CH3COOH बनाएगा, प्लस में क्या निकलेगा, NaCl निकलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हमने इनकी कंसंट्रेशन को जोड़ लिया, मतलब इनकी मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ लेंगे हम, तो कहीं ना कहीं हमें क्या क्या, किसकी किसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी, अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी साथ में एडिशन में। ठीक है, हमें किसकी मिलेगी, CH3COOH प्लस NaCl, दोनों की जो मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, उनका जो एडिशन होगा वही हमको इससे मिलेगा, वही मिलेगा उससे। तो हमें क्या करना है, हमें केवल चाहिए थी CH3COOH की, तो क्या किया हमने, NaCl की जो एक्स्ट्रा हो रही थी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, किसकी, NaCl की जो एक्स्ट्रा हो रही थी, तो हमने NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी घटा दी, तो अब किसकी बचेगी, केवल CH3COOH की ही बचेगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसकी, CH3COOH की बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, 0. अच्छा सॉरी, इसको 3 कर लो। ठीक है, ठीक, अच्छा 0.3.453 प्लस क्या कर लो, ठीक है 4.303, इनकी जोड़ दो, माइनस कर दो किसके साथ, इसकी, ये माइनस कर दो, क्या हो जाएगी 2.303।
3। ठीक, जोड़ो इसको। अच्छा पहले जोड़ लो सबको, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 0 और 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, पॉइंट लगाओ। ठीक है, -2.303 माइनस करो। अच्छा माइनस करो, कितना आ जाएगा, ये 6 है, इसमें से 3 गया, कितना बचेगा 3 बचेगा। ये 5 है, ये 0 गया, कितना बचेगा 5 बचेगा। ये 7 है और ये 3 है, कितना बचेगा 4 बचेगा पॉइंट्स। ठीक है, ये 7 है और ये 2 है, कितना बचेगा 5 बचेगा। इस प्रकार से ये आंसर आ गया। क्या होगी, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ गई किसकी आ गई आपकी CH3COOH की। ठीक, इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म कर लिया। ठीक है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने वो सारे टॉपिक बता दिए। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला जरूर निकालने का। ठीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कह रहा है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कह रहा है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया। अच्छा, और उसके बाद हमने जो है गिब्स एनर्जी के ऊपर न्यूमेरिकल की देखा, किस तरह का न्यूमेरिकल आता है गिब्स फ्री एनर्जी हुआ। उसके पहले हमने नर्वल इक्वेशन भी देखी। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं किसके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। समझ में आ गया। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ओके, थैंक यू सो मच।